नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का नियम भी कहते हैं, का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यूटिलिटी से संबंधित दो अवधारणाएं, एक कोऑर्डिनल अप्रोच, दूसरी ऑर्डिनल अप्रोच। कोऑर्डिनल अप्रोच में यूटिलिटी को मेजरमेंट माना जाता है, जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में यूटिलिटी को मेजरमेंट नहीं माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर हम अभी कोऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला जो नियम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो उसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं। दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो सर्वप्रथम आप यूटिलिटी से संबंधित वीडियो देखें, फिर उसके बाद में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का अध्ययन करें, और फिर उसके बाद में जो दूसरा नियम है वह लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, जिसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, आइए हम अध्ययन करते हैं। इस नियम को उपभोग में प्रतिस्थापन का नियम, व्यय में मितव्ययता का नियम, अधिकतम संतुष्टि का नियम और आमदनी के आवंटन का नियम भी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, यदि हम यहाँ पर बात करें कि इसे उपभोग में प्रतिस्थापन का नियम क्यों कहते हैं, तो उपभोग में प्रतिस्थापन का नियम इसलिए कहा गया है कि एक उपभोग एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु प्रतिस्थापित करके अपना संतोष बढ़ाना चाहता है। दोस्तों, क्योंकि कंज्यूमर है, जब उसे अपनी इनकम को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से खर्च करना चाहता है जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि मिले। तो दोस्तों, यदि एक वस्तु की जगह यदि दूसरी वस्तु को प्रतिस्थापित करके यदि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है, तो उपभोक्ता यह अपना संतोष वो बढ़ाने का प्रयास करता है। इसीलिए इसे उपभोग में प्रतिस्थापन का नियम भी कहते हैं, क्योंकि एक्स वस्तु के स्थान पर हम वाई वस्तु को प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। और क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हमें यूटिलिटी यानी संतुष्टि को अधिकतम करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर यह एक बड़ी एजम्पशंस ली जाती है, हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो एजम्पशंस है वो उपभोक्ता अपनी आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। दूसरी हम बात करते हैं कि इसे व्यय में मितव्ययता का नियम क्यों कहते हैं। तो दोस्तों, इसे व्यय में मितव्ययता का नियम इसलिए कहा जाता है कि इसका पालन करके उपभोक्ता अपने व्यय में किफ़ायत करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करता है। यानी यदि हम उपभोक्ता की बात करें तो उपभोक्ता जो उसकी आय दी हुई है, उस दी हुई आय को यदि पूरी की पूरी आय यदि वह खर्च करता है, तब तो वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। यदि वह निश्चित संतुष्टि को प्राप्त करना चाहता है तो वह एक जो अपना एक्सपेंडिचर है वो कम से कम करके और उस संतुष्टि के स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इसलिए इसे व्यय में तो मितव्ययता का नियम कहते हैं और उपभोग में प्रतिस्थापन का नियम कहते हैं। तो दोस्तों, ये कॉम्पिटिटिव दृष्टि से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि समसीमांत उपयोगिता का नियम का अन्य नाम नहीं है। तब ये बहुत से ऑप्शन आपके पास में आ जाएंगे और एक आ जाएगा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो दोस्तों, इसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। इसे समसीमांत उपयोगिता नियम को हम उपभोग में प्रतिस्थापन का नियम और व्यय में मितव्ययता का नियम भी कहते हैं। दोस्तों, इसे हम आमदनी में आवंटन का नियम क्यों कहते हैं? तो दोस्तों, हम इसलिए इसको आमदनी के आवंटन का नियम कहते हैं क्योंकि इसके माध्यम से दी हुई आमदनी का विभिन्न वस्तुओं पर सर्वोत्तम आवंटन किया जा सकता है। यानी उपभोक्ता के पास जो आय है, इनकम है, उससे वह किन किन वस्तुओं की मात्रा को परचेज कर सकता है। जब वह परचेज करेगा तो उसे अपनी आय को उन वस्तुओं पर व्यय करना पड़ेगा। तो इसलिए जो आमदनी है उसका विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार से व्यय कर पाए या आवंटन कर पाए जिससे उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, तो इसे हम आमदनी के आवंटन का नियम भी कहते हैं। तो आइए अब हम इस नियम के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। अभी हमने केवल इसके अन्य नाम देखे हैं और इन अन्य नाम से क्यों जाना जाता है इसके बारे में स्टडी की है। तो दोस्तों, हम इस नियम की बात करें तो यहाँ पर उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करेगा कि विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता तथा उनकी कीमतों के अनुपात में समानता हो जाए। तो दोस्तों, उपभोक्ता के पास में इनकम दी हुई होती है। यहाँ पर हम इनकम को वाई से भी डिनोट
कर सकते हैं। दोस्तों वाई इनकम को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन करते हैं तब हम इसे वाई से डिनोट करते हैं, क्योंकि आई से वहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट के अध्ययन करते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर हम आई के रूप में भी स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ बुक्स में आपको आई के रूप में यहाँ पर इनकम को शो करते हुए देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो उपभोक्ता की जो इनकम है, चाहे वह आई के रूप में ले या वाई के रूप में ले, तो उस इनकम से वह विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार से खर्च करें कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो। तो वह इसको इस प्रकार से खर्च करता है कि उससे उनकी सीमांत उपयोगिता और कीमत का जो अनुपात है, जैसे मान लीजिए कि अर्थवस्तु वस्तु को जब कंजप्शन करें तो इससे प्राप्त होने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है और इसकी जो प्राइस है उसका जो रेशियो है वह किसके बराबर होना चाहिए, अनोदर वस्तु की यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन उसकी प्राइस के बराबर होना चाहिए। तभी क्या होगा, उपभोक्ता संतुलन में रहेगा। तो यह मार्शल की जो परिभाषा है उसमें हम ये देखते हैं कि उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार से व्यय करेगा कि विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त सीमांत उपयोगिता तथा उनकी कीमतों के अनुपात में समानता हो। दोस्तों हम इसकी और बात करें तो सम सीमांत उपयोगिता जो नियम है इस दिशा में यह बताता है कि उपभोक्ता अपनी मौद्रिक आय को विभिन्न वस्तुओं में इस प्रकार से वितरित करेगा कि प्रत्येक वस्तु पर व्यय किए गए अंतिम रुपये से प्राप्त उपयोगिता समान हो जाए। तो दोस्तों दोनों ही परिभाषा सेम है, अलग अलग अर्थ एक ही निकल रहा है पर अलग अलग शब्दावली इनकी दी हुई है। तो यहाँ पर यह भी यही बताने का प्रयास कर रहा है जो इस न्यूमेरिकल में दिया हुआ है। तो दोस्तों हम इस न्यूमेरिकल का अध्ययन करें तो यहाँ पर यदि अन्य शब्दों में भी बात करें तो उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई मुद्रा से प्राप्त सीमांत उपयोगिता समान हो। तो लेमडा के रूप में यदि हम बात करें या एमयूएम की बात करें तो ये दोनों बराबर हैं और इसे हम मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। हम इसे क्या कहते हैं, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है तो इसे हम एमयूएम के रूप में भी ले सकते हैं और लेमडा के रूप में भी ले सकते हैं। दोस्तों यह जो मनी से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता है वो बराबर होनी चाहिए MURs अपॉन PRs बराबर होनी चाहिए MUY अपॉन PY। तो यह फर्स्ट इक्वेशंस के रूप में हम इसे लेते हैं जहाँ पर हमें वो बिंदु प्राप्त हो जाते हैं जिससे हम कौन की जो वस्तु की मात्राएं हैं वो कितनी हम कंजप्शन करेंगे। पर दोस्तों यहाँ पर पहली इक्वेशन संतुष्ट होना ही काफ़ी नहीं है, इसके लिए हमें दूसरी इक्वेशन भी संतुष्ट करना आवश्यक है जब हम उपभोक्ता संतुलन की बात करते हैं। तो दोस्तों पहली इक्वेशन केवल हमें एक्स वस्तु और वाई वस्तु की कितनी कितनी क्वांटिटीज हम कंजप्शन करेंगे जिससे पहला जो इक्वेशन है वो संतुलित होती है। तो पर इन वस्तुओं को परचेज इस मात्रा में हम क्वांटिटी में परचेज करते हैं तो क्या हमारे पास इनकम है, इसको जज करने के लिए हमें दूसरी इक्वेशन का संतुष्ट होना भी बहुत ही आवश्यक है। इसलिए जब उपभोक्ता संतुलन की बात करेंगे तो दोनों इक्वेशन यदि संतुष्ट होती है तो उपभोक्ता संतुलन में है, वरना उपभोक्ता संतुलन में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं पहली जो इक्वेशन है कि मनी से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता अर्थवस्तु से प्राप्त होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन अर्थवस्तु की प्राइस इक्वल होती है MUY अपॉन PY यानी अनोदर वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस के। तब उपभोक्ता की प्रथम संतुलन की प्रथम शर्त वो पूरी होती है। दोस्तों जब प्रथम शर्त पूरी हो जाती है तो हमें एक्स और वाई वस्तु की क्वांटिटी हमें पता चल जाती है QX और QY की मात्रा। दोस्तों जब हमें ये क्वांटिटी पता चल जाती है तो हो सकता है कि पहली जो इक्वेशन शर्त पूरी हो रही है वो मल्टीपल कंडीशंस में हो, तो हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन प्राप्त हो जाते हैं जो एक्स और वाई वस्तु का फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड कॉम्बिनेशन और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन हमें प्राप्त हो रहा है प्रत्येक कॉम्बिनेशन में हमें ये देखना पड़ेगा कि ये वाली दूसरी इक्वेशन है वो क्या सेटिस्फाई हो रही है। यदि जिस क्वांटिटी पे यदि सेटिस्फाई हो रही है वही जो संयुक्त बिंदु है वही उपभोक्ता संतुलन की क्वांटिटी को बताएगा, उपभोक्ता संतुलन की मात्रा को बताएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो दूसरी शर्त है वो है इनकम बराबर होनी चाहिए एक्सपेंडिचर के।
दोस्तों यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में इनकम है और राइट हैंड साइड में एक्सपेंडिचर दिया हुआ है। इसका मतलब है कि जो एजम्पशंस हम लेते हैं कि उपभोक्ता की जो आय दी हुई है वह पूरी की पूरी खर्च हम करते हैं। तो यहाँ पर जब हम खर्च करते हैं दोस्तों, आपको भी पता है जब मार्केट में आप जाते हो, जब किसी गुड्स को आप परचेज करते हो तो सबसे पहले आप क्या पूछते हो कि वस्तु की प्राइस क्या है। मान लीजिए अर्थ वस्तु की प्राइस है PX। अब यदि हमें जितनी क्वांटिटी हमें परचेज करनी है तो उस पर होने वाला जो एक्सपेंडिचर है हम करते हैं उसकी प्राइस को उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो PX और QX के रूप में अर्थ गुड्स पर होने वाला एक्सपेंडिचर आ जाता है। सेम टू सेम इसी प्रकार से वाई वस्तु पर होने वाला जो एक्सपेंडिचर है वो PY इंटू QY के रूप में वाई वस्तु पर एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो दोनों वस्तुओं पर कितना एक्सपेंडिचर हो गया, दोनों को यदि हम जोड़ दें तो यहाँ पर सिंपल यही चीज़ लिखी हुई है कि एक्स इंटू PX, एक्स का मतलब है क्वांटिटी से, PX यानी एक्स वस्तु की प्राइस है, प्लस वाई वस्तु की क्वांटिटी इंटू वाई वस्तु की प्राइस। तो दोस्तों यह जो एक्सपेंडिचर है वो बराबर होना चाहिए इनकम के। तो दोस्तों यहाँ पर ये दो इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब आप BA या MA के विद्यार्थी हो और आपको यदि लोन क्वेश्चन में यदि आपको आंसर करना है तो ये दो इक्वेशन आपको हमेशा ध्यान में रखनी जरूरी है। दोस्तों यदि आप कॉम्पिटिटिव रूप से यदि तैयारी कर रहे हो तो कंपटीशन में भी ये दो इक्वेशन के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चाहे आप BA MA के विद्यार्थी हो या फिर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर ये इक्वेशन समझना बहुत ही ज़रूरी है। आइए अब हम न्यूमेरिकल के और डायग्रामेट के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों जब इकोनॉमिक्स का हम अध्ययन करते हैं तो हमें यहाँ पर स्टेटमेंट के साथ साथ में हमें न्यूमेरिकल और डायग्राम का भी अध्ययन करना आवश्यक है, क्योंकि तीनों ही फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वह डिस्क्रिप्टिव पार्ट हो या फिर ऑब्जेक्टिव के रूप में कॉम्पिटिटिव की तैयारी हो। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसकी मान्यताओं के बारे में। देखिए यहाँ पर जो नियम है हमारा स्टेटमेंट रूप में नियम है वो हमारा केवल इतना सा ही है कि हम यहाँ पर तो ये जो बहुत सारी बातें की गई है वो तो केवल इसके अलग अलग नामों के बारे में चर्चा की गई है, और अलग अलग नाम के बारे में चर्चा हम क्यों कहते हैं तो ये बहुत सारा पार्ट है वो इससे रिलेटेड है। बाकी मेन नियम आपका इतना ही है। यहाँ पर ये दो इक्वेशन जहाँ पर हो जाती है वहाँ तक आपका ये पैराग्राफ इस नियम को प्रदर्शित करता है। दोस्तों यह नियम पाया जाएगा, इसके पीछे बहुत सारी एजम्पशंस होती है, मान्यताएं होती हैं। वो मान्यताएं क्या होती है अब उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहली जो मान्यता है कि उपभोक्ता की आमदनी स्थिर रहती है। दोस्तों यदि इनकम परिवर्तन हो जाएगी तो सेकंड नंबर की जो इक्वेशन है उसमें भी संतुलन बिंदु है वो अलग हो जाएगा। तो यदि हमें स्थिर रूप से यदि किसी कंज्यूमर के बारे में अध्ययन करना है तो सबसे पहले उसकी आमदनी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो दोस्तों जो सेकंड नंबर की इक्वेशन है वो इनकम बराबर PX इंटू QX प्लस PY इंटू QY। तो दोस्तों यहाँ पर ये आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो इनकम है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। साथ ही साथ जब इनकम कांस्टेंट होगी तो दोनों वस्तुओं पर होने वाला एक्सपेंडिचर भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि जो उपभोग हम करें उन वस्तुओं की कीमतें भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये कांस्टेंट होना आवश्यक नहीं है, पर इनकी प्राइस है PX और PY दोनों वस्तुओं की जो प्राइस है वो भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, और इनकम भी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात करें तो इनकम कांस्टेंट, PX कांस्टेंट और PY कांस्टेंट होना जरूरी मान्यताएं हैं, एजम्पशंस है। यदि इनमें परिवर्तन आ जाएगा तो उपभोक्ता के संतुलन बिंदु में भी परिवर्तन आ जाएगा। दोस्तों तीसरी यदि एजम्पशंस की बात करें तो उपभोक्ता के सभी अधिमान व पसंदें उसकी उपयोगिता वर्गों द्वारा प्रदर्शित की जा सकती हैं जो एक विशेष अवधि के लिए दिए हुए होते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है उसका प्रदर्शित हम कर सकते हैं कर्व के द्वारा भी और न्यूमेरिकल के द्वारा भी। तो दोस्तों जब हम यूटिलिटी को मेजरमेंट कर सकते हैं तो हम यूटिल्स फॉर्म में या मनी के फॉर्म में हम उसको मेजर करते हैं और आसानी से हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि यदि हमें आज वस्तु की इतनी क्वांटिटी परचेज करनी है तो हमें इतनी यूटिलिटी प्राप्त होती है। तो दोस्तों जब हम वर्कर बनाएंगे तो वर्कर इसी मान्यता पर बेस्ड है कि वर्कर के द्वारा हम इसे प्रदर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी ये एजम्पशंस है।
फोर्थ जो एजम्पशंस है वो है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर होनी चाहिए। तो दोस्तों जब हम लेमडा या फिर एम यू एम लेते हैं तो यहाँ पर लेमडा और एम यू एम है, यानी मनीज की जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट होना जरूरी है। तो दोस्तों मनी के रूप में यदि हम यूटिलिटी को मेजरमेंट करते हैं तो आप जानते हो कि यदि किसी गुड्स को यदि आप इवेल्यूट कर रहे हो, उसका मेजरमेंट कर रहे हो, तो जो इवोल्यूशन करने वाली मेजरमेंट करने वाली जो यूनिट है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में जो चीनी को शुगर को परचेज करने जा रहे हो, तो वहाँ पर जब शुगर को परचेज करते हो तो केजी में हम उसको इवेल्यूट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। जब हम उसको मेजरमेंट करते हैं केजी के रूप में, तो यदि वो केजी वाला जो वाट है यदि वो परिवर्तन हो जाए, छोटा या बड़ा है वो हो जाए, तो उससे क्या होगा कि उससे उसकी रिलायबिलिटी पे संदेह उत्पन्न हो जाएगा। तो दोस्तों कई बार होता है कि जब मार्केट में हम जाते हैं तो एक बढ़िया या फिर जो दुकानदार है वह अलग अलग जो वाट है वो लेकर एक बिना किसी मेजरमेंट का यदि वो लेता है तो हम ये कहते हैं ना कि क्या आपका जो वाट है वो सही है क्या। तो दोस्तों यहाँ पर संदेह उत्पन्न हो सकता है जब यदि हम मुद्रा के रूप में यूटिलिटी को मेजरमेंट करने जा रहे हैं और मुद्रा से मिलने वाली यदि मार्जिनल यूटिलिटी परिवर्तन हो जाए तो उससे उपभोक्ता संतुलन में भी परिवर्तन हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर एजम्पशंस के रूप में हम फोर्थ एजम्पशंस लेते हैं कि मुद्रा से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर समय के आधार पर इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, या जब हम इनकम को एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो भी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी में चेंज नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट एजम्पशंस की। ये हमारी लास्ट एजम्पशंस है। बहुत सारी ऐसे एजम्पशंस हैं इसमें, पर ये मोटी मोटी एजम्पशंस है वो हम अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं एक वस्तु की उपयोगिता सारणी दूसरी वस्तुओं की उपयोगिता सारणी से स्वतंत्र मानी जाती है। तो दोस्तों जब हम MUR की रचना करते हैं और MUY की रचना करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि MUR की जो यूनिट हम लिखेंगे और यहाँ पर MUY की जब हम वेरिएबल लिखेंगे तो ये वेरिएबल्स एक दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं, ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ प्रमुख मान्यताएं समसीमांत उपयोगिता से रिलेटेड है। तो दोस्तों यदि अब हम बात करें कि इसकी उपयोगिता क्या है, कि हम समसीमांत उपयोगिता नियम का अध्ययन क्यों कर रहे हैं, तो आइए अब हम देखते हैं कि इसकी उपयोग क्या है। इसकी उपयोग है समय के उपयोग, जहाँ पर एक छात्र यदि परीक्षा के समय अध्ययन में तथा अध्ययन करने के बाद सिनेमा देखने में अधिक उपयोगिता मिलती है। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम समय के उपयोग की बात करें, दोस्तों जैसा कि आप विद्यार्थी हो तो आप जब परीक्षा के टाइम पर यदि सिनेमा देखने में जाओगे तो आपको खुद को ये अनुभव होगा कि परीक्षा के समय यदि सिनेमा हॉल में फिल्म देखने में जो यूटिलिटी आपको मिलेगी वो बहुत ही कम मिलेगी, क्योंकि आपका जो माइंड है वो हम क्या कहेगा कि हमारी एग्जाम है। तो दोस्तों परीक्षा के समय परीक्षा की तैयारी करना और जब फ्री टाइम हो तो सिनेमा देखना, ये अपनी अपनी उपयोगिता जो एक आप कंज्यूमर के रूप में यदि यूटिलिटी को मैक्सिमम करने का प्रयास करते हैं तो परीक्षा के समय परीक्षा पर फोकस होना और फ्री टाइम में सिनेमा देखना या मनोरंजन के समय सिनेमा देखना, तो उससे आपको यूटिलिटी अधिक मिलेगी। यदि परीक्षा के समय आप सिनेमा देखने चले जाओ तो उससे आपको जो यूटिलिटी है वो कम मिलेगी, उतनी नहीं मिलेगी जितनी यूटिलिटी आप परीक्षा के समय परीक्षा की तैयारी करते हो। दोस्तों हम दूसरी एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ परिसंपत्तियों का विभाजन। दोस्तों जिसके पास में बहुत सारी परिसंपत्ति है तो उसका वह विभाजन किस प्रकार से करें। तो देखिए आपने बहुत बड़े बड़े लोग देखे होंगे जो नकद के रूप में भी अपने पास पैसा रखते हैं, साथ में बैंक में भी कुछ पैसा जमा करवा देते हैं, कुछ पैसा वो शेयरों में निवेश कर देते हैं, साथ ही भवन या मकान खरीद लेते हैं या फिर प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, और साथ में आभूषण महंगे सोने चांदी के आभूषण वो भी खरीद लेते हैं। तो लोग जो अपनी परिसंपत्तियों का जो विभाजन करते हैं इन बहुत सारे रूपों में, तो यहाँ पर समसीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर ही यह विभाजन किया जाता है। दोस्तों जब हम परिसंपत्तियों का विभाजन करते हैं, जैसा कि आप भी अपनी जो संपत्ति है जो पैसा है उसका जब विभाजन करते हो तो आप भी कहीं ना कहीं समसीमांत उपयोगिता नियम की पालना करते हो, जिससे आपको मैक्सिमम क्या मिले, सेटिस्फैक्शन मिले।
तो दोस्तों थर्ड यदि हम बात करें, सभी साधनों पर सिद्धांत का उपयोग लागू होता है। तो दोस्तों जो जितने भी फैक्टर हैं जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रायर है, तो इन पर भी यह नियम पाया जाता है, जिसमें साधनों की सीमांत इकाइयों को एक उपयोग से दूसरे उपयोग में हस्तांतरित करने से कोई लाभ नहीं होता, वहीं पर सर्वोत्तम आवंटन माना जाता है। जैसा कि एक किसान के पास में यदि ज़मीन हो, इसके साथ में कैपिटल हो पूंजी के रूप में, यदि बहुत सारी इक्विपमेंट हो, साथ में यदि उनके पास में लैंड है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन उनके पास में हैं। यदि उनके पास में जो फैक्टर हैं उन फैक्टर से यदि डिस्ट्रीब्यूशन वह करता है और डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद में यदि वह एक फैक्टर से दूसरे फैक्टर में यदि ट्रांसफ़र करना चाहता है और उससे उसको लाभ होने के बजाय यदि हानि होती है, तो यानी वह पहले से ही ऑप्टिमम एलोकेशन में है, तो उसको वहाँ पर मैक्सिमम जो प्रॉफिट हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है। यदि वो उन संसाधनों में आवंटन यदि चेंज करता है, एक साधन से दूसरे साधन में यदि वह स्थानांतरित करेगा, तो उससे उसकी जो उपयोगिता है या लाभदायिता है उसमें कमी आ जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों यह इस रूप में भी लागू होता है कि जितने भी साधन हैं उन साधनों में यदि आवंटन की बात आए तो उसमें भी नियम पाया जाता है। दोस्तों विनिमय में प्रयोग के संदर्भ में भी इस नियम को हम पढ़ सकते हैं। जब हम बहुत सारी गुड्स को जब एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से हम ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पर उस सिचुएशन में भी समसीमांत उपयोगिता नियम का पालन करते हैं। दोस्तों कई बार होता है कि जब हम फ्रेंड्स के बीच में यदि कुछ डिवाइडेशन करते हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो उस सिचुएशन में हम जो माइंड में हमारी कैलकुलेशन होती है कि जो वस्तु हम उसको दे रहे हैं और जो वह वस्तु हमें दे रहा है, तो उन दोनों में सिमिलरिटी है या नहीं है। कई बार होता है कि हम अनुमान लगाते हैं कि जो वस्तु हम दे रहे हैं उससे जो यूटिलिटी आप में जो कमी आएगी वो ज़्यादा हो रही है, और जो दूसरा व्यक्ति आपको दे रहा है उससे आपकी यूटिलिटी में जो वृद्धि हो रही है वो कम हो रही है, तो आप संकोच करते हो उस वस्तु विनिमय में। तो दोस्तों यहाँ पर विनिमय में भी इसका प्रयोग होता है। जाने अनजाने में हम कोई जानबूझकर इस नियम को समझता है, वह प्रत्येक सिचुएशन में कैलकुलेशन करता है, तो यहाँ पर समसीमांत उपयोगिता नियम हमें देखने को मिलता है, और अनजाने में भी हम इस नियम का प्रयोग बहुत बार करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उपयोग में कुछ ऐसे नियम दिए हुए हैं जिसको आप परीक्षा की दृष्टि से, जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट है उसकी दृष्टि से है, वो आप इसको स्टडी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर यदि हम समसीमांत उपयोगिता नियम की सीमाओं की बात करें, तो अब हम समसीमांत उपयोगिता नियम की सीमा पढ़ने से पहले हम इस नियम को न्यूमेरिकल और डायग्रामेटिकल तरीके से पहले अध्ययन कर लें, फिर हम वापस से समसीमांत उपयोगिता नियम की जो सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं, उसका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आइए अब हम ग्राफ के रूप में और न्यूमेरिकल के रूप में स्टडी करते हैं। तो दोस्तों आपको यह एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। इस एग्जाम्पल में हम देखें तो यहाँ पर यूनिट ऑफ कमोडिटी दी हुई है। तो यहाँ पर जो यूनिट ऑफ कमोडिटी है, यहाँ पर यूनिट ऑफ कमोडिटी है वो 1 2 3 4 5 6 कंटिन्यू फॉर्म में है। यहाँ पर यदि हम बात करें, एक वस्तु है एक्स गुड्स और एक वस्तु है वाई गुड्स। यहाँ पर जो एक्स गुड्स है उसको हम एप्पल के रूप में अध्ययन कर रहे हैं और वाई गुड्स को हम ऑरेंज के रूप में अध्ययन कर रहे हैं। यदि मान लीजिए आप मार्केट में जा रहे हो और मार्केट में आपको एप्पल भी परचेज करनी है और ऑरेंज भी परचेज करनी है, तो जब आप परचेज करते हो तो उस सिचुएशन में जो आपके माइंड में जो कैलकुलेशन चल रही है वह यूटिलिटी फॉर्म में चल रही है, जिसे हम यूटिल्स के रूप में, काल्पनिक इकाई के रूप में ले रहे हैं। और यदि आप उसको पैसे के रूप में यदि तोड़ना चाहो, तो जो आप पैसा पेमेंट दे रहे हो मनी के रूप में, तो उस रूप में भी इसको आप अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम देखते हैं कि यदि मान लीजिए कि यूनिट ऑफ कमोडिटी है, तो फर्स्ट यदि कमोडिटी से आज वस्तु की यदि पहली क्वांटिटी आप परचेज करते हो तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो 25 है। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी भी आपको 25 के बराबर मिलेगी और टोटल यूटिलिटी भी 25 के बराबर मिलेगी। यहाँ पर जब दूसरी यूनिट आप परचेज करते हो सेम एप्पल की, तो यहाँ पर उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो 20 के बराबर है, पर टोटल दोनों जो यूनिट है उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी 25 + 20 यहाँ पर 45 आ जाएगा। दोस्तों ये जो कैलकुलेशन हम निकाल रहे हैं उसको मैंने डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंत जब पढ़ाया था मैंने टॉपिक, तो उसमें आपको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, टोटल यूटिलिटी के बेसिस पे मार्जिनल यूटिलिटी निकालना और मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पे टोटल यूटिलिटी निकालना, तो हमने वहाँ पर अच्छे तरीके से उसको बताया हुआ है।
यदि आपको यह पॉइंट आपको समझना है कि यूटिलिटी मार्जिन यूटिलिटी कैसे निकालते हैं और टोटल यूटिलिटी हम कैसे निकालते हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप उसको पहले आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर यदि एप्पल की हम क्वांटिटी बात करें फर्स्ट से, तो उसे मिलने वाली जो मार्जिन यूटिलिटी वो 25 के बराबर है, टोटल यूटिलिटी में 25 मिल रही है। दूसरी क्वांटिटी से हमें 20 के बराबर मार्जिन यूटिलिटी मिलती है, तो टोटल यूटिलिटी है वो 25 + 20 यानी 45 मिलती है। दोस्तों थर्ड से मिलने वाली जो मार्जिन यूटिलिटी है वो 18 मिल रही है, और यहाँ पर टोटल यूटिलिटी हमें 63 मिल रही है। इन तीनों को हम ऐड करेंगे तो 63 हमारी यूनिट निकल आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास में यदि टोटल यूटिलिटी है तो हमें मार्जिन यूटिलिटी निकालना जरूरी है। यदि मार्जिन यूटिलिटी पहले से दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, मार्जिन यूटिलिटी हम लेकर चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ऐसे सेम टू सेम हम ऑरेंज के रूप में स्टडी करते हैं कि फर्स्ट यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिन यूटिलिटी वो 30 है, तो टोटल यूटिलिटी भी 30 रहेगी। सेकेंड यूनिट से मिलने वाली मार्जिन यूटिलिटी 11 है, तो 30 + 11 टोटल यूटिलिटी हो जाएगी 41। थर्ड यूनिट से मिलने वाली जो मार्जिन यूटिलिटी वो 8 प्राप्त हो रही है, तो तीनों से मिलने वाली जो टोटल यूटिलिटी है वो कितने हो जाएगी, या तो आप इन तीनों को यहाँ से ऐड कर सकते हैं, या फिर जो 41 में आप ऐड करके 49 आप निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से आप कंटिन्यू फॉर्म निकालोगे तो 49 + 5 54, 54 + 4 58, 58 + 3 61। तो इस प्रकार से हमें दो गुड्स की एप्पल और ऑरेंज की टोटल यूटिलिटी और मार्जिन यूटिलिटी दी हुई है। तो दोस्तों जब हमने नियम का अध्ययन किया तो आपको नियम का स्टेटमेंट ध्यान में रखना है। नियम का स्टेटमेंट ये बताता है, देखो नाम में भी हमें दिखाई दे रहा है, लॉ ऑफ द इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मतलब मार्जिनल यूटिलिटी है, MU है, और क्या करना है, इक्वी करना है, इक्वी यानी बराबर करना है। तो यहाँ पर या एप्पल से मिलने वाली जो मार्जिन यूटिलिटी है उसको हमें बराबर करना है, जिससे अनदर गुड से यहाँ पर ऑरेंज दिया हुआ है। तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर मार्जिन यूटिलिटी में। तो यहाँ देखिए अब हमें इसको देखना है और इसको हमें देखना है। यहाँ पर देखिए यदि हमें प्राइस यहाँ पर नहीं दी हुई है तो हम ये मान के चलते हैं कि PS और PY दोनों बराबर हैं और दोनों की वैल्यू हम 1 के बराबर लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल में X वस्तु और Y वस्तु की जो प्राइस है वो कांस्टेंट है और दोनों ही 1 रुपये के बराबर है। तो यदि मान लीजिए प्राइस यदि दोनों की चेंज होती तो हमें MU/PS निकालना पड़ता और MUY/PY निकालना पड़ता। तो यहाँ पर दोनों को निकालकर फिर हम इन दोनों को इक्वल करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन है MU/PS बराबर MUY/PY, ये दोनों बराबर होनी चाहिए और किसके, MU लैम्डा के या MU/M के। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यदि दो X वस्तु की प्राइस और Y वस्तु की प्राइस दोनों इक्वल होनी चाहिए और 1 रुपये की यदि बराबर है, होनी चाहिए नहीं, दोनों इस न्यूमेरिकल में दोनों बराबर है और 1 के बराबर है, तो यदि आप यहाँ पर 1 वैल्यू रखते हो तो आप डायरेक्ट कंसिडर कर सकते हो MUX = MUY को। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन है वो बन जाएगी, पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी MU/PS बराबर MUY/PY, क्योंकि PS और PY दोनों इक्वल हैं, 1 रुपीज़ हम ले रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट चेंज हो जाएगा MUX बराबर MUY। तो दोस्तों सबसे पहले हमें वो कॉम्बिनेशन, दोनों वस्तुओं की कॉम्बिनेशन याद करनी है, जहाँ पर यह पहली शर्त पूरी हो रही है तो दूसरी शर्त भी क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर 25 है, क्या इसमें देखो 25 है, क्या नहीं है, तो यानी संतुलन नहीं है। यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 20 है, क्या नहीं है, तो इसका मतलब ये भी संतुलन की पॉइंट नहीं होगा। यहाँ पर 18 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 15 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर भी 10 नहीं है। दोस्तों यहाँ 4 है, क्या यहाँ 4 है, बिल्कुल यहाँ 4 है। तो यानी X वस्तु की यहाँ पर 4 बराबर आ रहा है, यहाँ की MUX = MUY हो रहा है। तो क्वांटिटी कहाँ पे हो रही है, क्वांटिटी X वस्तु की हम बात करें, एप्पल की बात करें तो यहाँ पर 6 नंबर की क्वांटिटी है, तो यहाँ पर QX वो 6 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर यदि हम Y की बात करें तो यह 5 यूनिट पर हो रहा है, तो यानी QY बराबर 5 यूनिट हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि QX वो 6 यूनिट पर और QY 5 यूनिट पर क्या हो रही है, फर्स्ट इक्वेशन है वो कंप्लीट हो रही है, MUX बराबर MUY जब PS = PY हो
तब की बात हो रही है दोस्तों। तो यहाँ पर अब हमें ध्यान में रखना है हमारी जो सेकंड जो शर्त है पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई बराबर आई, तो यह भी पूरी होनी चाहिए। पर दोस्तों यहाँ पर इनकम दी हुई नहीं है, तो इसलिए हम यह मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो हमारी जो संतुलन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। हमें एक्स वस्तु की 6 क्वांटिटी परचेज करनी है और वाई वस्तु की 5 यूनिट परचेज करनी है, जिससे उपभोक्ता मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो न्यूमेरिकल दिया हुआ है उसको हम डायग्राम में यदि हम देखें तो यहाँ पर डायग्राम में सिंपल है, डायग्राम भी आपको प्रदर्शित करना आना चाहिए। यहाँ पर हम एक्स पे यदि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम एप्पल ले रहे हैं, यहाँ पर हम ऑरेंज ले रहे हैं, तो यहाँ पर यूनिट्स ऑफ एप्पल को हम शो कर रहे हैं और यहाँ पर यूनिट्स ऑफ ऑरेंज को शो कर रहे हैं, यानी ये क्वांटिटी हम यहाँ पर एक्स पे ले रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर वाई एक्स पे हम मार्जिनल यूटिलिटी ले रहे हैं, यहाँ पर हम एप्पल की मार्जिनल यूटिलिटी और यहाँ पर हम ऑरेंज की मार्जिनल यूटिलिटी को शो करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जब 1 लेंगे तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 25 है, तो यहाँ 1 के सामने यहाँ 25 पे यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से कर्व प्रदर्शित किए जाते हैं। अब ये आपके छोटी छोटी क्लासों में है, वो आपको पहले से ही बताया गया है कि कर्व को हम कैसे शो करते हैं। यदि आपको शो करना नहीं आता है तो इसको मैं अलग से छोटे वीडियो में मैं इसको आपको बता दूंगा कि जो कर्व है उसको प्रदर्शन कैसे किया जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं, जब हम एप्पल की क्वांटिटी और मार्जिनल यूटिलिटी में रिलेशन को यदि इस कर्व के रूप में शो करते हैं तो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी लगातार गिर रही है, डिमिनिशिंग हो रही है, तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व है वो गिरता हुआ प्राप्त होता है। तो यह इस क्वांटिटी में और इसमें रिलेशन के आधार पर ये कर्व में ऊपर से नीचे गिरता हुआ प्राप्त हो रहा है। दोस्तों सेम टू सेम ऐसे ही हमारी क्वांटिटी तो यही रहेगी, पर मार्जिनल यूटिलिटी ऑरेंज से हमें ये प्राप्त हो रही है, तो इसमें जो रिलेशन बताएंगे वह इस कर्व के रूप में हम प्रदर्शित किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जब हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो इस लाइन को शो कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट लाइन को। तो जहाँ पर एम या लेमडा, तो ये इक्वल होनी चाहिए MU x बराबर MU y के, जब PX बराबर PY हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस मनी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी को बराबर किया है, यहाँ x की मार्जिनल यूटिलिटी से और यहाँ पर y की मार्जिनल यूटिलिटी से। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एप्पल की है, या हम ये कहें कि जो एप्पल का जो मार्जिनल कर्व दिया हुआ है उसको इस बिंदु पे कट कर रहे हैं, यहाँ से हमें नीचे पॉइंट लाना है। तो यहाँ पर एक्स की क्वांटिटी या एप्पल की क्वांटिटी फाइंड आउट हो जाएगी, और यहाँ पर जो कट कर रहा है इस बिंदु पे वहाँ पर हम नीचे लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमें वाई सी की जो यूनिट है उसका पता चल जाएगा। तो डायग्राम से जो हमें क्वांटिटी प्रदर्शित कर रहे हैं या क्वांटिटी का हमें जो पता चल रहा है वह है एक्स वस्तु की OA इकाई एप्पल की, और यहाँ पर OB1 इकाई ऑरेंज की है वो प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से डायग्राम में जब हम समसीमांत उपयोगिता नियम को प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर हमें केवल सिंपल पहले मार्जिनल यूटिलिटी एप्पल, मार्जिनल यूटिलिटी ऑरेंज की निकालनी है, और हमें एक निश्चित बिंदु पर जो हमारे पास में MU लेमडा या MUM है, इसे हम लेमडा भी कह सकते हैं या MU लेमडा भी कह सकते हैं, एक ही बात है, इसमें कोई नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम बात करते हैं मनी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी, ये यदि दिया हुआ है पहले से ही फिक्स है कि है वो 4 के बराबर है, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 4 है वो बराबर हो जाएगा 4 है वो यहाँ पर मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी के, और यहाँ पर भी मार्जिनल यूटिलिटी जो मिलेगी वो 4 के बराबर मिलेगी। तो दोस्तों ये आपका जो MUX बराबर MUY बराबर MU लेमडा या लेमडा बराबर हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो मार्जिनल यूटिलिटी इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है वो नियम प्रदर्शित करता है डायग्राम के आधार पर। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को इस रूप में पढ़ा है। आपको सिंपल यहाँ 2 गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है, और जो मनी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी यदि दी हुई है तब बहुत अच्छी बात है। तो हाँ यहाँ पर हम जो क्वांटिटी लिख रहे हैं उस क्वांटिटी पे जो मार्जिनल यूटिलिटी दी हुई है मनी की, उसको बस यहाँ से हमें ड्रॉ करना है, और जहाँ पर यह
एक वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी को कट करता है, वहाँ से हमें लाइन नीचे ड्रॉ करनी है और यहाँ पर हमें क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। और सेम टू सेम ऐसे यहाँ पर वाई गुड्स की जो क्वांटिटी है वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो संतुलन की क्वांटिटी है वो निकल के आ जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को स्टेटमेंट फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में और डायग्राम फॉर्म में कैसे लिखा जाता है इसको मैंने आपको बताया है। तो आइए अब हम इसकी मर्यादाओं सीमाओं की बात करें। दोस्तों फटाफट से हम इसकी सीमाओं की बात करते हैं। पहली जो सीमा है वस्तु की अविभाज्यता। तो दोस्तों यहाँ पर जो वस्तुओं की अविभाज्यता है, यदि वस्तुएं बड़ी मात्रा में हो और इसे हम विभाजित नहीं कर सके तो उस समय यह नियम फेल हो जाता है। दोस्तों जैसे कि किसी के पास में गाड़ी हो और किसी के पास में गेहूँ हो, तो गाड़ी को यदि आप डिवाइडेशन करना चाहो तो गाड़ी डिवाइडेशन नहीं हो सकती। इस सिचुएशन में यह नियम फेल हो जाएगा। तो जब दोस्तों वस्तुएं बहुत बड़ी मात्रा में होती है, इंडिविजिबिलिटी होती है गुड्स की, तो उस सिचुएशन में यह नियम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। उस सिचुएशन में यह नियम नहीं पाया जाता है। दोस्तों दूसरी हम बात करें बजट अवधि की अनिश्चित होना। यदि मान लीजिए कि बजट अवधि जितनी निश्चित होगी उस सिचुएशन में यह नियम भी बहुत कम देखने को मिलता है। तो इसलिए हमें बजट जो अवधि है वो क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए और कम होनी चाहिए। यदि बजट अवधि अधिक है तो उस सिचुएशन में भी यह नियम है वो हमें देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों यदि हम बात करें उपयोगिता की गणना करना कठिन है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि जब हम ऑर्डिनरी यूटिलिटी एनालिसिस का अध्ययन करेंगे उस सिचुएशन में उपयोगिता की गणना करना इतना आसान नहीं होता है। एक व्यक्ति जब मार्केट में गुड्स परचेज करने जाता है तो वह बहुत ही यूटिलिस्ट के रूप में काफ़ी चीज़ें नहीं सोच पाता है। तो यहाँ पर हम यदि विवेकशील उपभोक्ता की बात करें तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो जोड़ तोड़ करके इस नियम को फॉलो करते हैं। अन्यथा बहुत से जो कंज्यूमर है वो बिना नियम को फॉलो किए या बिना जो विवेकशील है उसको अपने विवेक को काम में न लेके उस गुड्स को परचेज कर लेते हैं और फिर घर पे आने के बाद में पछताते हैं कि मैंने क्या कर दिया। तो इस सिचुएशन में भी क्या होता है, जब उपयोगिता की गणना करना कठिन हो जाता है या कैलकुलेशन उपभोक्ता नहीं करता, उस सिचुएशन में यह नियम फेल हो जाता है। दोस्तों हम बात करें इसकी मान्यताओं के आधार पर, तो इसमें बहुत सारी एजम्पशंस ली गई थी। जब हमने स्टार्ट किया तो उसमें हमने बहुत सारी मान्यताएं पढ़ी। प्रत्येक मान्यता अपने आप में इसकी कमी को शो करता है। जैसे कि यदि मान लीजिए हम बात करें उपयोगिता सारणी की, कि जो हमने एम्यूआर्स और एम्यूवाई की जो सीरीज़ हमने बनाई है, तो कंज्यूमर इस प्रकार से जब वस्तु को परचेज करता है तो वो सीरीज़ नहीं बनाता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात है कि उपयोगिता सारणी को बनाना। फिर दूसरी बात होती है कि जो उपयोगिता हम सारणी बना रहे हैं, चाहे वो एम्यूआर्स हैं और एम्यूवाई है, तो हम ये मान के चल रहे थे कि ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, यानी स्वतंत्र हैं। पर दोस्तों जब हम यह सारणी बनाते हैं तो एम्यूआर्स का जो प्रभाव है वो एम्यूवाई पे पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर ये एजम्पशंस भी है वो हमें अस्पष्ट है वो देखने को मिलती है। तीसरी है उपयोगिता को मापने से संबंधित है। तो ऐसे बहुत सारी जो मान्यताएं हमने ली है, मनी की जो सीमांत उपयोगिता है उसको हमने कांस्टेंट माना था, जिसे हमने एमयू लेमडा या जिसको हमने एमयू एम के रूप में शो कर रहे हैं। तो ये जो मनी से मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो भी कांस्टेंट नहीं होती है, जबकि हमने इसको कांस्टेंट माना था। अब एमयू एम है दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत बड़ी जो इसकी कमी है कि मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट नहीं होती। इसी आधार पर ऑर्डिनरी यूटिलिटी अप्रोच की अवधारणा। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि हम इसमें और कैसे बेटर कर सकते हैं, जिससे आपकी नॉलेज में और ज़्यादा अधिक वृद्धि हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।